ओके, इस चैप्टर में 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 is stationary waves, number 2 is diffraction, number 3 is interference patterns, and number 4 is diffraction gratings. सही है? Today we will cover stationary waves and diffraction, and tomorrow we will cover diffraction grating and interference patterns. ठीक है? पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है? सबसे पहले समझना है कि सुपरपोजिशन होती क्या है? मैं बताता हूँ। ये चीज़ बस मुझे देख लेने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने आज करना है इधर तक बेस्ट। ठीक है। बेसिकली सुपरपोजिशन होती क्या है? या देखो, जब भी आपकी 2 वेव्स, ठीक है, आपस में मीट करें, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है ना, वो बनती है बाय द एडिशन ऑफ द फर्स्ट 2 वेव्स। और हम उसको एडिशन नहीं बोलते, हम बोलते हैं बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द फर्स्ट 2 वेव्स। तो व्हेन द फर्स्ट 2 वेव्स मीट, ठीक है, वो आपस में मीट करती है ना, तो जो उनके एम्पलीट्यूड जिस तरह रिजल्टेंट बनाते हैं ना आपस में, उनको मिला के जोड़ के जो रिजल्टेंट वेव बनती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सुपरपोजिशन। सो व्हेन वन और टू वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स सुपरपोज विद ईच अदर, द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अभी समझाता हूँ, बट ये आपकी मास स्कीम की डेफिनेशन है। एक दफा हम शुरू करते हैं, बताता हूँ। अच्छा जी, देखो, सबसे पहले तो आप जरा इसकी ना डेफिनेशन देखो। When the two waves having the same frequency, same amplitude meet at a point, the amplitude of the resultant wave is equal to the amplitude of the two individual waves. मैं समझाता हूँ, अब देखो, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। एक वेव यूं जा रही है, सही है। मैं कहता हूँ सेकंड वेव भी यूं ही जा रही है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, वो पता है कैसे बनेगी? ये देखो, अगर रिजल्टेंट वेव आप इसका बनाओ ना, तो वो बनेगी, अगर ये था x, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। बेसिकली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव्स। एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास है ये वेव, ठीक है, और मेरे पास है ये वेव, ठीक है, मैं कहूं ये है y और ये है x, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, पता है क्या बनेगी? y प्लस एक्स इसका एम्पलीट्यूड होगा, y प्लस एक्स इसका एम्पलीट्यूड होगा। यहां तक बात क्लियर हुई? दिस इज बेसिकली सुपरपोजिशन, दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। कि सुपरपोजिशन क्या होती है? ये रिजल्टेंट वेव बनती है ना, ये वाली, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, इट इज द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द फर्स्ट टू वेव्स। सही हो गया? अगर मैं एक वेव बनाऊं जो कि यूं जा रही है, अगर मैं एक वेव बनाऊं जो कि यूं जा रही है, और इन दोनों का एक्स है, तो जरा प्रेडिक्ट करो फाइनल वेव कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए? ये मुझे बता सकते? तुक्का मार के देख लो। हाँ एग्जैक्टली, कैंसिल आउट हो रही है, जबरदस्त है ना। तो आपकी रिजल्टेंट वेव होगी ना, वो यूं स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। मगर अगर एक वेव यूं है और एक वेव यूं है, अब मुझे ये बताओ, y छोटा है ना x से, x ज्यादा बड़ा है ना, ग्रेटर देन y है ना, इसकी रिजल्टेंट वेव पता है क्या होगी? ये ऊपर वाली छोटी हो जाएगी। क्यों? दिस विल बी x माइनस वाई। समझ आई? फर्स्ट करो, अगर पहले ये 3 था और ये आया है 2, तो जो ये वाला एम्पलीट्यूड होगा ना, ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 माइनस 2 हो रहा है। क्यों? ये 180 डिग्री फेज डिफरेंस के ऊपर है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? दिस इज बेसिकली व्हाट सुपरपोजिशन इज, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स की वेव होती है, एक होती है कोहेरेंट वेव्स, एक होती है कोहेरेंट सोर्स, एक होती है कोहेरेंट वेव। कोहेरेंट सोर्स वो चीज होती है जहां से कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी से कोई वेव ट्रैवल करे। मैं बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या है।
और कोहेरेंट वेव होती है द वेव्स व्हिच हैव द सेम फेज डिफरेंस, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। ये हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के अंदर। अभी हम आगे चलते हैं। पहले स्टेशनरी पाथ डिफरेंस भी हमने कल करना है। पाथ डिफरेंस भी हम कल करेंगे। डिफरेंस इन द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये सारा इंटरफेरेंस के अंदर आता है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। ये देखो सुपरपोजिशन। अब मुझे ये बताओ, एक वेव थी, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड था 0.5, इसका था 1, तो रिजल्टेंट क्या हुई 1.5, ठीक है। फिर अगर हम उसको डबल कर दें, ये 1 है और ये है, ठीक है, ये क्या होगी 2.4, क्यों, ये अंडर रूट 2 ए था, ठीक है। तो इस हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, I1/I2, I2 इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर, याद है ना, पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये उस तरीके से इस रिलेशनशिप से ये ऐड भी रहती है, अगर आपको इंटेंसिटीज पता हो, ठीक है। ये तो एम्पलीट्यूड है ना, ठीक है, ये तो एम्पलीट्यूड है। अगर मैं कहूँ इसकी इंटेंसिटी आई है और इसकी इंटेंसिटी 2 आए, तो इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप इस वाले तरीके से निकालोगे, अगर एक ही आई थी, ठीक है, और उसका नई इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I+2I हो जाएगी ना, है ना। इंटेंसिटी तो ऐड हो रही है दोनों की, राइट। कितनी होगी, 3I होगी। इसका एम्पलीट्यूड कितना था, A, इसका क्या हो जाएगा, हम कह देते हैं A2 जो हमने निकालना है का होल स्क्वायर, सही है। तो इस तरह आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, A2 की। समझ आया। these are these are two ways you can find the resultant amplitude of the resultant wave। ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे बात बताओ, एक वेव थी उसकी क्रेस्ट प्लस ए थी, ट्रफ माइनस ए थी। सेकंड वेव है उसकी भी प्लस ए है, इसकी माइनस ए है। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2A और -2A हो जाएगा ना, क्या देखो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, राइट। इसकी इंटेंसिटी थी आई, इसकी इंटेंसिटी थी आई, तो यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी 2I, तो यहाँ पे क्या हो गई 4I, क्यों, क्योंकि 2 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 4I। ठीक हो गया। वो I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 के होल स्क्वायर से, सही है। ये वाली एग्जांपल हमने कर ली। ये A थी और ये -A थी, क्या बना 0, कैंसिल आउट। ठीक हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये आता है 2 नंबर का सवाल। इसका प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या है, व्हेन टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट द रिजल्टेंट वेव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव, ठीक है। अब ये एक वेव है और ये एक वेव है, इसका और इसका रिजल्टेंट, इसका इसका रिजल्टेंट, इसका इसका रिजल्टेंट, इन इन सब का रिजल्टेंट्स बना के एक वेव बनती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेव है यूं और एक वेव है यूं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, वो कुछ यूं करके बनेगी। और क्यों, इसका ये वाला पॉइंट भी इन दोनों का सम होगा, ये वाला पॉइंट इन दोनों का सम होगा, ये वाला पॉइंट इन दोनों का सम होगा, तो हर डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। समझ आया। देखो रिजल्टेंट में y1 + y2। ये देखो, ये एग्जांपल और है। ये y1 था 0.5, ये y2 था 1, रिजल्टेंट क्या हुआ y1 + y2, ठीक है, ऐड होते गए। अच्छा स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव क्या होती है, मैंने आपको एक लास्ट लेसन में प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ी थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेव ट्रैवल करती है, जिसमें एनर्जी भी ट्रैवल करती है और मीडियम ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। स्टेशनरी वेव में क्या होता है, स्टेशनरी वेव में वेव ट्रैवल नहीं करती। मैं आपको फर्क दिखाता हूँ यूट्यूब के ऊपर। ये देखो, मैं आपको पहले चीज दिखाता हूँ। आप ना पहले इनको देखना समझो, पहले देखो कि ये मूव कैसे करती है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये बनती कैसे, ठीक है।
ये देखो, बेसिकली जो आपकी स्टेशनरी वेव होती है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी है प्रोग्रेसिव वेव। देखो, ग्रीन वाला वेव पार्टिकल है, वो मूव किए जा रहा है, ठीक है, और वो एनर्जी ट्रेवल कर रहा है। ठीक हो गया? ठीक है, देखो इसमें आपका वेव पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये एक प्रोग्रेसिव वेव है। मगर अगर हम स्टेशनरी वेव पर जाएं, ठीक है, ये देखो, इसमें कोई वेव आगे की तरफ ट्रेवल नहीं करी, वो वेव आपस में स्टक है और बस पार्टिकल ऊपर नीचे मूव किए जा रहे हैं। डिफरेंस नजर आया? कि इसमें कई चीज आगे ट्रेवल नहीं करी, उसमें चीज एक एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल करी थी, एक फ्लो में, लेफ्ट टू राइट फ्लो में वेव ट्रेवल करी थी। इसमें फ्लो में ट्रेवल नहीं करी, इसमें देखो बस सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट करी है। नजर आया? फर्क पता चला? अच्छा, मैं बताता हूँ ये बनती क्यों है। देखो, सेटअप करने के लिए ना आपके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर वन, टू वेव्स विद द सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, जो दो वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी ना, ठीक है, दे शुड बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक हो गया? एंड सेकेंडली, दे शुड बी ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मीट। तो बेसिकली होता यह कि आप यहाँ पे लगाते हो रोप, ठीक है, और यहाँ पे लगाते हो एक डोर। इस रोप को जब आप मूव करते हो ना एक एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से, जब ये वेव वापस रिफ्लेक्ट होती है ना सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, ये आपस में जब ये यूं वेव मीट करती है, देखो ये एक यूं इंफिनिटी साइन सा बन गया ना, जब ये आपस में मीट करती है ना, ये वेव हो जाती है सुपरपोज। जब वेव सुपरपोज होती है तो रिजल्टेंट वेव हमने क्या कहा था कैसे बनेगी, यूं स्ट्रेट लाइन बनेगी ना इस वाले के अंदर, है ना? ये स्ट्रेट लाइन जब बन जाती है ना, ये आपकी बनती है स्टेशनरी वेव। अब होता ही है कि स्टेशनरी वेव ये स्ट्रेट लाइन तो बन गई, मगर ये रिजल्टेंट वेव के अंदर ना ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। एक वेव यूं ऑसिलेट करती है, दूसरी वाली वेव यूं ऑसिलेट करती है। अब इसमें मैंने आपको पार्टिकल वीडियो दिखाया, ये वाली यूं ऑसिलेट करती है, वाली यूं ऑसिलेट करती है। इसके बाद ये ऊपर, ये वाली वेव ऊपर चली जाएगी, ये वाली वेव नीचे आ जाएगी, ये वाली वेव ऊपर चली जाएगी, ये वाली वेव नीचे आ जाएगी। तो इस तरह स्टेशनरी वेव सेटअप हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? सही है। ये देखो, बेसिकली वाइब्रेटर होता है, ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये वॉल पे लगी, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, ये वापस आई, तो इसके ऊपर ये यूं 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 करके वेव बन गई, ठीक है, और वो यूं स्ट्रेट लाइन बनती है। अच्छा, अब जब आपके पास ये होता है ना एक लाउड स्पीकर, ठीक है, और लाउड स्पीकर को आप लगा दो क्लोज हैंड से, तो पता है क्या होता है? अब ये वेव है, फर्स्ट करो ये वेव है, ठीक है, यहाँ से वेव आई, यूं ट्रेवल करती है, ठीक है, ये जाके फर्स्ट करो इसके ऊपर लगी, ठीक है। अब क्या होगा, वेव रिफ्लेक्ट होगी ना, ये वापस यूं आई, यूं आई, यूं आई, यूं आई, यूं आई, ठीक है, तो ये एक वेव बन जाती है। समझ आई? ये वाली जगह जो ओपन एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड, ठीक है, और ये वाला एरिया जहां पे ये क्लोज्ड होता है, जो कभी भी मूव ही नहीं करता, इसको हम बोलते हैं नोड। तो अगर आप इस वीडियो में वापस जाओ, ठीक है, तो ये जो ये वाला बीच वाला पॉइंट होगा ए, मैं आपको बताता हूं, आप देखो, जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज नोड, ये वाला पॉइंट है, दिस इज एंटी नोड। तो आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड रहेगा। मैं दोबारा वीडियो चलाता हूँ, देखो, नजर आया? वो वाला पार्टिकल वही फिक्स्ड है, लेफ्ट वाला ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? तो दिस वाज योर नोड एंड दिस वाज योर एंटी नोड। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ लाउडनेस एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ क्वाइटनेस, ठीक है। जब पे नोड होगा वहां पे आपको साउंड नहीं आएगी, लेकिन जो एंटी नोड होगा वो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगी। बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि देखो इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड तो है ही नहीं, तो ये तो जाहिर है जब एम्पलीट्यूड नहीं होगा तो लाउडनेस भी नहीं होगी। ठीक हो गया? आप क्या करते हो, जब आप यहाँ एक स्टेशनरी वेव यूं प्रोड्यूस कर लेते हो ना, यूं करके, ठीक है, यूं, 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 ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखो, जो ओपन एंड होगा ना, ओपन एंड, ठीक है, ओपन एंड पे हमेशा एक एंटी नोड होगा, ठीक है, ओपन एंड पे हमेशा एक एंटी नोड होगा। फिर ये यूं एक वेव, फिर ये यूं वेव, फिर ये यूं वेव, ठीक है,
और क्लोज्ड एंड पे हमेशा एक नोड होगा। ठीक है, ये चीजें याद रख लो, यहाँ पे हमेशा एंटी नोड होगा और यहाँ पे हमेशा नोड होगा। ठीक हो गया, बात क्लियर हुई? फिर पता है आप क्या करते हो, फिर आप यहां से शुरू करते हो एक माइक्रोवेव डिटेक्टर लेना। ठीक है, वो डिटेक्टर क्या करता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव होना शुरू कर देता है। जहां पे उसको लाउडनेस सुनाई देती है ना, उसको वो एंटी नोड डिनोट कर देता है। जहां पे आवाज बिल्कुल भी नहीं आती उसको हम नोड बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लाउडनेस होगी तो ये एंटी नोड होगा, यहाँ पे यूं हो गई ये नोड होगा। ठीक है, दोबारा वेव अगर हम बनाए यूं यूं यूं, ठीक है, ये देखो ये वाला पार्ट फिर एंटी नोड है, लाउडनेस है, ये वाला नोड, ये एंटी नोड लाउडनेस है, ये नोड। ठीक है, ये एंटी नोड और ये नोड। ठीक हो गया, गुड। और एक बात याद रखो, इसकी हम एक लेंथ ले लेते हैं एल। ठीक है, फर्स्ट करो इस मेटल ट्यूब की लेंथ है एल। सही है, बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो बनती कैसे है, वेव फ्रॉम वेव सोर्स ट्रेवल्स टूवर्ड्स द वॉल एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल। इस तरह मैंने आपको बात बताई, वेव यूं ट्रेवल करेगी इसके ऊपर, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी यूं। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव्स मीट एंड ओवरलैप। देखो ये रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट वेव थी, ये एक सेकेंड, ये दोबारा बनाता हूँ, ये इंसिडेंट वेव थी, ठीक है, और ये एक रिफ्लेक्टेड वेव है। ये मेरे से सही इतनी बन रही, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वो सेम होता है। ठीक है, ये आपस में मीट कर रही है, ये मीट करके ओवरलैप करती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये आपस में सुपरपोज हो रही है, सुपरपोज हो रही है। ठीक है, सुपरपोज कैसे हो रही है, इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। सिंस रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म। कैसे हो, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन बनती है। सही हो गया, ये देखो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये है आपके पास जो वेव, ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होगा ना, जो ये वाला पार्ट होगा ये होगा नोड, और जो ये वाला पार्ट होगा ये होगा एंटी नोड। अब मुझे ये बताओ, यहां से यहां तक कितनी वेव है, टोटल वेव कितनी होती है, टोटल वेव होती है यूं। अब मुझे ये बताओ, यहां से यहां तक, और ये क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, ये 1 लैम्डा होता है, राइट, है ना, याद है ना, ये हमने पढ़ा था कि ये 1 लैम्डा होता है। तो जो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, हाँ, क्वार्टर लैम्डा नहीं हो गया ना। तो एक नोड और एक एंटी नोड के अंदर जो डिफरेंस होता है वो 1/4 लैम्डा का होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? अगर मैं कहूं कि मैं जाना चाहता हूं नोड से नोड तक, तो मुझे ये बताओ ये कितना होगा, ये हाफ लैम्डा नहीं होगा, राइट, हाफ लैम्डा, है ना। तो दो नोड्स के अंदर जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑफ हाफ लैम्डा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा, एक सेकंड मैं देख लूं इसमें पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको जरा पहले एक दो तीन चीजें समझाता हूँ इसके अंदर। अच्छा, इसने बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वही बता रहा है कि देखो वेव सुपरपोज होती है, ये नोड एंटी नोड है, ठीक है, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे, अच्छा ये देखो आपके था पहले t0, ठीक है, ये देखो t = 0 सेकंड, ठीक है, एक वेव यूं जा रही है, ठीक है, दूसरी भी यूं जा रही है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बना ये। फिर t = t/4 सेकंड्स पे क्या हुआ, एक वेव यूं जा रही है ऊपर वाली देखो, और नीचे वाली यूं जा रही है, रिजल्टेंट वेव क्या बनी यूं। तो बेसिकली ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, वो जिस तरह मैंने आपको बताया। अब ये वाली वेव्स दोनों नीचे आ गई, तो ये एंटी नोड, ठीक है। तो बेसिकली जो दो वेव्स इस रोप के ऊपर वॉल के दरमियान यूं ट्रेवल नहीं करी थी, ठीक है,
जब ये दोनों सेम ट्रेवल करती है ना, ये दोनों यूं ट्रेवल करती हैं, ठीक है, तो जो आपका एंटीनोड होता है वो आपका यूं बनता है। तो ये आपका जो होता है ना, ये एंटीनोड, ये आप कह लो बेसिकली सम ऑफ इन बोथ वेव्स का है, ठीक है। मगर जब ये आपस में ऑपोजिट मूव करना शुरू करती है तो ये यूं आ जाती है, फिर ये दोनों नीचे की तरफ चली गई, तो ये कोर एंटीनोड बन गया। समझ आई कि ये जो इसके अंदर एंटीनोड्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि यहाँ पे थी दो वेव्स जो यूं जा रही थी, ठीक है, यूं, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स का हुआ आपस में सम, तो ये एक एंटीनोड क्रिएट हुआ। बात क्लियर हुई? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? फिर इनमें से एक वेव जब यूं जाएगी तो वो वाली वेव यूं बन जाएगी, फिर जब ये दोनों ऊपर जाएंगी तो फिर क्या होगा, ये वेव देखना। अच्छा, ये यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे छोटी वाली वेव यूं जा रही है, ये वाली यूं जा रही है, तो ये जीरो है, ठीक है। अब ये जब ऊपर गए तो वो दोनों वेव्स यहां से इधर गई, ये वाली भी इधर गई, तो एक एम्पलीट्यूड ये बड़े वाला बन गया। सही हो गया? अब समझ आ गई होगी स्टेशनरी वेव्स। दीज वेव्स आर इन फेज। इन फेज का मतलब ये है कि इनके अंदर फेज डिफरेंस नहीं होता। ठीक हो गया? जरा ये देखो, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव से फर्क क्या है। ये देखो, ये आपस में आगे ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल नहीं करती है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है। वही मैं आपको बात कह रहा था। Wave profile and energy travels from one point to another. Wave profile appears to stay in place. Energy is trapped between nodes. ये नोड और ये नोड होता है ना, यहाँ पे तो होती है क्वाइटनेस, यहाँ पे होती है क्वाइटनेस, यहाँ पे होती है लाउडनेस, यहाँ पे होती है लाउडनेस, ठीक है। तो जहाँ पे एनर्जी होगी वहीं पे लाउडनेस होगी ना, है ना। जब एनर्जी नहीं है तो लाउडनेस कहीं हो ही नहीं सकती। हेंस इन दो नोड्स के दरमियान एनर्जी ट्रैप्ड होती है, जिसकी वजह से लाउडनेस अपीयर होती है। सही हो गया? Amplitude of wave particles is constant for all wave particles reach max displacement different time. Basically, अब ये wave particle लो, ये wave जब इधर travel कर जाएगी तो ये वाला particle भी यहाँ पे maximum amplitude पे पहुंचेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे varies from zero at nodes to maximum at anti-nodes and back to zero between two consecutive nodes. Reach max displacement at same time. ठीक है? Varies from zero at nodes to maximum at anti-nodes and back to zero between two consecutive. अच्छा, ये देखो, एक बात बताओ, मेरे पास है ये वेव पार्टिकल, ठीक है। अभी ये यहाँ पे पड़ा है, अगर ये वेव और आगे मूव होगी तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाली वेव अब ये वाला पार्टिकल अब यहाँ पे ऊपर चला गया एम्पलीट्यूड पे, है ना। तो अब कोई भी पार्टिकल लो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जरूर पहुंचेगा, सब पार्टिकल्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेम होगा, है ना। ऐसा ही है, क्योंकि वेव ट्रेवल कर रही है। मगर इसके अंदर क्या है, ये पार्टिकल इधर ही स्टक 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 है। दिस विल नेवर रीच दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दिस विल नेवर रीच दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्यों? ये तो स्टक है, बस ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। बात क्लियर हुई? अच्छा, मुझे वो एक और बात बताओ। मैं बनाता हूँ एक स्टेशनरी वेव, ठीक है, ठीक है। एक पार्टिकल में लेता हूँ ये, एक पार्टिकल में लेता हूँ ये था t इज टू 0 सेकंड्स पे। t इज टू 1 सेकंड्स पे वेव कैसी हो, तकरीबन ऐसे हो जाएगी ना, फर्स्ट करो ऐसी होगी, ठीक है ना। अब ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल नीचे आ गया, है ना। अगर ये पार्टिकल्स ऑपोजिट ट्रेवल नहीं करे, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, अब ये नीचे आएगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पार्टिकल्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, है ना, क्योंकि ऑपोजिटली ट्रेवल कर रहे हैं। मगर अगर मैं कहूँ कि मैं ये वाला पार्टिकल लेता हूँ और मैं ये वाला पार्टिकल लेता हूँ, तो ये दोनों सेम अमाउंट से नीचे नहीं जा रहे। बेशक मैं ये वाला पार्टिकल ही क्यों ना ले लूँ, इसके एडजेसेंट ना लूँ, मैं ये वाला लूँ, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल की दोनों नीचे जा रहे हैं, है ना। और अगर मैं ये पार्टिकल लूँ, ये भी नीचे जा रहे हैं। तो अगर मैं ये पार्टिकल यहाँ पे बनाऊंगा, ये वाला मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो ये इधर बनेगा, है ना। और अगर मैं ये वाला पार्टिकल यहाँ पे बनाऊंगा तो ये तकरीबन कहीं इधर बनेगा, है ना। अब ये भी ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, राइट, है ना। तो मैं कैसे समझना कि ये दो पार्टिकल्स आर इन फेज, राइट। और मैं ये भी कह सकता हूँ
कि these three particles are in phase, है ना? तो हम ये कह सकते हैं any particle between two nodes are in phase, है ना? मैं ये भी तो कह सकता हूँ any particle between three nodes are 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, है ना? ये वाला और ये वाला आउट ऑफ फेज है, कितने नोड्स के दरमियान है? 3 नोड्स के दरमियान, राइट? और मैं ये भी कह सकता हूँ एनी पार्टिकल बिटवीन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स आर इन फेज, है ना? ये वाला नोड और ये वाला नोड, इसके दरमियान ये वाले नोड्स के, इस वाले के नजदीक हैं और इस वाले के नजदीक हैं, ये सारे इन फेज है ना? तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एडजेसेंट नोड्स वाले भी इन फेज हैं, राइट? ये बातें याद रखना है। क्यों? प्रोग्रेसिव वेव में नहीं होते। प्रोग्रेसिव वेव में ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल बोथ आर आउट ऑफ फेज। क्यों? ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है। मैं कहूँ ये और ये है, अब ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ठीक है? ये आउट ऑफ फेज होते हैं, इसमें इन फेज होते हैं। ये कोई फर्क है। ये देखो, periods and phase relationship, two adjacent wave particles are out of phase, all particles between two adjacent nodes are in phase। देखा? all particles, वही जो मैं बात कह रहा हूँ, ए बी सी इन फेज, पी नहीं है। ऑल पार्टिकल्स टू द नेक्स्ट एडजेसेंट नोड इज आउट ऑफ फेज। देखो ये आउट ऑफ फेज, वही बात जो मैंने आपको सारी समझाई है। वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव पार्टिकल्स दैट आर ट्रैवलिंग इन फेज। अब मुझे ये बात बताओ, ये वेव पार्टिकल और ये वेव पार्टिकल इन फेज होंगे ना, दोनों इकट्ठे नीचे आएंगे, दोनों इकट्ठे ऊपर जाएंगे, है ना? तो विच आर ट्रैवलिंग इन फेज, इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 1 लैम्डा के बराबर होता है, राइट? ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। मगर इसमें क्या है, मैंने आपको ये बात बताई कि नोड से नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2। और ये तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड्स, ठीक है, टू एडजेसेंट एंटी नोड्स, ये इज हाफ लैम्डा, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन थ्री नोड्स इज 1 लैम्डा, है ना? बात क्लियर हुई? ये फर्क है, कुछ याद रखने हैं, ठीक है? अब आ जाओ जरा स्टेशनरी वेव की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। स्टेशनरी वेव में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अब ये बनना शुरू हो जाती हैं इसके मुख्तलिफ वो ओवरटोन्स। अब मैं आपको ये खुद समझाऊंगा, ठीक है? यहाँ से हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इधर बस मैं एक चीज देख लूं, इसमें मैं कोई चीज भूल ना जाऊं। Waves can fit between two, ठीक है? only F's where waves can fit between two are allowed, ठीक है? हम्म, ठीक है, ओके, यहीं से पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ट्यूब है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे लगा हुआ है लाउड स्पीकर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नोड होता है, राइट? है ना? उसकी लेंथ होती है एल। जो फर्स्ट वेव बनती है ना, जो फर्स्ट टोन बनता है, ठीक है, जिसमें आपको लाउड साउंड सुनाई देती है, इस जगह पे लाउड साउंड होती है, होता ही है
कि ये यूं बनती है, ठीक है, ये एंटी नोड और ये नोड। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको क्या कहा था, एंटी नोड और नोड के दरमियान कितना डिफरेंस होता है, λ/4 का, राइट। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे ये कह सकता हूं कि L इज इक्वल टू λ/4, तो लैम्डा क्या हो गया, 4L, है ना। तो जो फर्स्ट लाउड साउंड सुनाई देगी ना, वेरी फर्स्ट, ठीक है, दैट विल बी ऑफ योर मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ 4L के बराबर। क्यों, इसके बाद क्या होता है, फर्ज करो कि, अच्छा अब ये तो था 1 सेकंड के ऊपर, अब अगली वेव अगर मैं बनाऊं यूं, ये मैं यूं डाल दूं, ठीक है, ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, है ना। तो यहाँ तो क्वाइट साउंड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नोड है, सही हो गया। वो थी एफ नॉट, मैं फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ही ऐसी वेव बनेगी ना। पहले तो वो एक फ्रीक्वेंसी के बराबर थे, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये यूं बनना शुरू हो गई, राइट, है ना। देखो पहले ये λ/4 है, जो ये चीज होगी ना, ये λ/2 के बराबर है, राइट, है ना। ये λ/4 थी, अब ये λ/2 है, ठीक है। ये तो है क्वाइट, ये नहीं बनेगी, इस पे आपको आवाज ही नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ना होता ये कि आप जब ये ट्यूब लेते हो ना, ये वाली ट्यूब, जब वो कहे ना कि लाउड साउंड्स कब आएंगी, लाउड साउंड्स तब आएंगी व्हेन फर्स्ट ये λ/4 है, एंड एंड दोज फ्रीक्वेंसीज जिसके अंदर एवरी वेव डिफर्स बाय λ/2, ठीक है। मतलब ये कि अगली लाउड साउंड तभी सुनाई दी जाएगी जब आप इसके अंदर ये λ/2 हाफ वेव और ऐड कर दो, ठीक है, तो ये वेव यूं बन जाती है। अब ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये क्या हो गया λ/4, ये क्या हो गया λ/2, ठीक है, और ये L है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि L इज इक्वल्स टू λ/4 प्लस λ/2, कितना बनता है, 3/4 लैम्डा, है ना। तो लैम्डा क्या आ गया, 4L/3, पहले कितना था 4L, अब कितना है 4L/3, तो लैम्डा छोटा नहीं हो गया ना। और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, अगर v कांस्टेंट है, लैम्डा छोटा हुआ तो f को क्या होगा, f बढ़ेगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, f बढ़ जाएगा। अगर ये वाली वेव बनी थी f नॉट के ऊपर, तो जो ये वाली वेव बनेगी ना, ये बनेगी 3f नॉट के ऊपर। हमेशा तब होता है जब फ्रीक्वेंसी विल बी इन ऑड नंबर्स। क्यों, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इवन कर दें, फर्स्ट करो 2f नॉट करें, तो पता है क्या होगा, ये वाली वेव भी क्वार्टर बनेगी और ये वाली वेव भी क्वार्टर बनेगी, ठीक है। जब ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाली वेव भी क्वार्टर बनेगी और ये वाली वेव भी क्वार्टर बनेगी, तो ये क्या हुआ, ये तो हमारे पास इधर भी नोड आ गया, इधर भी नोड आ गया, तो ये तो क्वाइटनेस हो गई, राइट। जब क्वाइटनेस होगी तो लाउड साउंड तो सुनाई नहीं दी, एंटी नोड तो गायब हो गया, यहाँ तो नोड है। तो इसीलिए जब आपका अगला यूं बनेगा तो हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑड नंबर्स में होगी। तो अगर ये एफ नॉट थी, दिस विल बी 3f नॉट, ठीक है। अच्छा हम अगला बनाते हैं, ये था हमारा फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, λ/4 के बराबर। ये हमने क्या निकाला, L इज इक्वल टू λ/4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L, और ये था हमारा एफ नॉट, ठीक है। ये फिर हमने बनाया ये, जिसमें हमने कहा कि हमने तो लाउड साउंड सुनानी है, तो ये एंटी नोड होगा, और यहाँ हम डालते हैं एक और नोड, ठीक है। हमने कितना बनाया था, L इज इक्वल टू 3/4 लैम्डा, कैसे, ये λ/2, ये λ/4, ठीक है। तो लैम्डा कितना आ गया, 4L/3, और ये कितना हो गया 3f नॉट। वो मैंने आपको समझा दिया क्यों, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना।
हम अगला बनाते हैं, ठीक है। अच्छा फर्स्ट करो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ 4f0 वाला। उसमें क्या होगा देखो, उसमें भी होगा ये कि ये वेव यूं बन जाएगी, ये वेव यूं बन जाएगी, ये यूं बन जाएगी, ये यूं बन जाएगी, ठीक है। ये क्या हुआ, ये तो फिर नोड आ गया, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी, राइट। तो हमें यहाँ चाहिए 5f0, ठीक है। बेसिकली जो ये वाला नंबर होगा ना, याद रख लो, दिस विल बी द नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सही है। अब देखो हमें चाहिए लाउडनेस, लाउडनेस चाहिए ना हमें। सबसे पहली चीज आ गई, ये हमारा एंटी नोड, ठीक है। फिर हम लगाएंगे ये, अब हम लगा इसमें एक और λ/2 डाल देंगे। तो ये हर चीज किससे डिफर कर रही है, प्लस λ/2, प्लस λ/2, ठीक है। अब क्या हो गया, λ/2, λ/2, λ/4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि L इज इक्वल टू 5/4 λ। तो λ इज इक्वल टू 4L/5, है ना। तो लैम्डा और छोटा हो गया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। इसी तरह ये सक्सेसिवली बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और हर दफा λ/2 ऐड होता जाएगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। कि बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आपने ना फर्स्ट करो ये पानी डाला हुआ है, ठीक है, स्पीकर में पानी है, और इसके अंदर यहाँ पे आपने ऊपर लगाया हुआ है लाउड स्पीकर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक ट्यूब, इस लाउड ट्यूब को जब आप ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करोगे ना, तो पता है क्या होगा। पहले यहाँ पे होगा ये एंटी नोड λ/4, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो आपको यहाँ पे लाउडनेस सुनाई देती है। अब आप देख रहे हो कि स्टेशनरी वेव के ऊपर स्टेशनरी वेव बनेगी कैसे, ठीक है। एक और वक्त आएगा जब आप इसको मूव करोगे ना, तो आपको फिर एक और लाउडनेस सुनाई दी जाएगी, ठीक है। लाउडनेस, लाउडनेस का क्या मतलब है, एंटी नोड, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है देखने के लिए कि आप इस ट्यूब के अंदर टोटल कितने नोड्स एंड एंटी नोड्स फिट कर सकोगे कि आपके पास पूरी ट्यूब फिल हो जाए बाहर आते आते, सही हो गया। तो अगर मैं खुदा ना खास्ता इसके अंदर यूं डाल देता कि मैं यूं नोड लगा देता और ये भी नीचे नोड लगा देता, यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आवाज नहीं आती। फिर आप क्या करते हो, इस ट्यूब को और ऊपर की तरफ खींचते हो, फिर आपके पास ये वाला पैटर्न आ जाता है, सही है। इसी तरह और बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो ये आपको पता चलेगा ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता चलती जाएगी। और होता है कभी कभी आप इस टेस्ट ट्यूब को भी मूव नहीं करते, आप क्या करते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाते हो, ठीक है। आप रखते हो इसकी फ्रीक्वेंसी f0, ठीक है, जो f1 के बराबर होती है, प्लस को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो क्या होता है, ये हाफ वेव होती है, यू फुल बन जाती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है, तो नोड बन जाता है। तो यहाँ पे आपको आवाज नहीं आती। फिर आप क्या करते हो, इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो, फिर क्या होता है, फिर ये यूं बनती है और ये यूं बन जाती है, ठीक है। फिर यूं बनती है, यूं बन जाती है। अब तो यहाँ पे एंटी नोड आ गया, तो अब आपको दोबारा आवाज आ जाती है, समझ आई। बेसिकली स्टेशनरी वेव्स का लाउडनेस और क्वाइटनेस होती कैसे। तो एक सवाल आता है सीआईएस के अंदर, एक एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। याद रखो ये बहुत पुराना पेपर है, अराउंड 2016 2017 का पेपर है। सवाल आया था 1 नंबर का, उसमें ये था कि हाउ कैन अ स्टूडेंट प्रिडिक्ट कि अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड विदाउट एनी फिजिक्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो पता है क्या करेगा, उसका आंसर होगा अ वेरी लार्जली स्ट्रेंज, अ वेरी स्ट्रेंजली लाउड साउंड विल बी हर्ड बाय द स्टूडेंट। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटी नोड। समझ आई अब। तो स्टेशनरी वेव क्या करता है, साउंड बनाता है, वेरी लार्ज साउंड्स एंड क्वाइट, क्वाइट रहती है, फिर एक लार्ज साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों, एंटी नोड की वजह से, नोड की वजह से। दिस इज ऑल दैट स्टेशनरी वेव, ठीक है। स्टेशनरी वेव के अंदर लिटरली यही चीजें हैं। ये देखो अब एक और ओवरलैप आ गया, अब ये है, ये λ/4 है, ये λ/2 है, ये λ/2 है, ये λ/2 है, और ये इसकी लेंथ है L, ठीक है। ये थर्ड ओवरटोन है। ओवरटोन का मतलब ये है कि लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, L इज इक्वल्स टू 1 2 3, और ये हो जाएगा 1/4 3/4 5 7/4 तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L/7, ठीक हो गया। अच्छा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 7f0, ठीक है। चीजें क्लियर होना शुरू हुई। आपको एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में होता है कि फ्रीक्वेंसी f0 है, ओवरटोन उसका फोर्थ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले वाले में f0 होता है, 3f0 होता है, 5f0 होता है,
7 एफ नॉट होता है। अच्छा ये तो 0 पे होता है ना, ठीक है, तो ये थर्ड ओवरटोन होता है। फोर्थ ओवरटोन है तो 9 एफ नॉट। आज आप सर्कल कर लोगे 9 एफ नॉट, बस सिंपल। ठीक हो गया। 1 2 3 4। मगर अगर आपको ये कहे कि फोर्थ ओवरटोन है, ठीक है, आप उसकी लेमडा निकालो, तो आप कैसे करोगे? अच्छा पहले वाले में तो लेमडा 4, सेकंड ओवरटोन में क्या होता है? 3/4 लेमडा, 5/4 लेमडा, 7/4 लेमडा, 9/4 लेमडा, ठीक है। तो एल अगर हमने लेमडा निकाली है तो आप कर लोगे 4L/9 लेमडा। दिस विल बी योर आंसर। इस तरह के एमसीक्यूज ना ट्रिक है छोटी छोटी इसको सॉल्व करने की। ये कोई टीचर्स नहीं बताते क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ एमसीक्यू 1 सेकंड में कैसे करना है। V is equal to f lambda, ये हमने पढ़ा, lambda is inversely proportional to frequency, so as lambda decreases frequency increases, ठीक है। अगर frequency odd multiple of f नॉट नहीं है then no loud sound resonance will be produced। क्यों? मैंने आपको बता दिया कि ये यूं है और ये यूं है, तो यूं यहाँ पे तो नोड प्रोड्यूस हो रहता है, तो वो तो क्वाइटनेस होती है, ठीक है। 2f नॉट के ऊपर, 4f नॉट के ऊपर, 6f नॉट के ऊपर। आपसे अगर वो पूछे ना कि फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ठीक है, और वो कहें कि टेल विच फ्रीक्वेंसी विल हैव अ लाउड साउंड, और आपको चॉइसेस दिए हैं 2f नॉट, 4f नॉट, 5f नॉट और 8f नॉट। आपने चुप करके 5f नॉट आंसर कर देना है, इवन नंबर्स में तो होती नहीं, ठीक है। ऐसे ट्रिक्स खेलते हैं ये लोग, लंबी चौड़ी कहानी लिखेंगे, एमसीक्यू की शॉर्ट ट्रिक्स हैं। न्यू वेयर परमानेंट नोड एंड एंटी नोड, हाँ ये बात मैंने आपको बता दी थी कि जब भी ओपन एंड होता है तो उस पर हमेशा एक एंटी नोड होता है और क्लोज एंड पे हमेशा नोड होता है, ठीक है। Each overtone will be added by lambda by 2, ये भी मैंने आपको बताया। For f, if lambda decreases 2 times then f increases 2 times, क्यों? Lambda is inversely proportional to f, ठीक है। अगर ये मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो ये डिवाइड बाय 2 करूंगा, अगर ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो ये डिवाइड बाय 2 करूंगा। ये देखो ये वही चीज है। अच्छा वो था क्लोज्ड, अब आ गई ओपन ट्यूब। ओपन ट्यूब में ना पहले ही दो एंटी नोड होते हैं, ठीक है, एल। इसमें आप जब फ्रीक्वेंसी डबल करते हो ना तो इसमें वो नहीं होता कि आपकी बंद रहती है, ठीक है, इसमें खुली ही रहती है। इसमें बस आप बीच में एक नोड घुसा देते हो। तो पहले था L इज इक्वल टू, ये देखो अब ये है लेमडा बाय 4, ये भी है लेमडा बाय 4, तो L लेमडा नॉट बाय 2 नहीं हो जाएगा, तो लेमडा नॉट 2L है ना। अब मैं बीच में एक और डाल रहा हूँ, ये लेमडा बाय 4 है, ये लेमडा बाय 4 है, ये लेमडा बाय 2 है, तो ये कितना हो गया टोटल? टोटल बताओ अब। लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 2, टोटल लेमडा नहीं हो गया? लेमडा हो गया ना। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू लेमडा। इसी तरह आप यहाँ पे एक और डाल रहे हो, ठीक है, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1.5 लेमडा इज इक्वल टू L, ठीक हो गया। बस आपने सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बट इसमें आपने दोनों जगहों पे ओपन एंड्स रख देने हैं, सही है। बाकी चीजें सेम है। उसमें तो ये था ना कि ये क्लोज था तो ये यूं एक ओपन एंड था, तो ये लेमडा बाय 4 था। अब क्या हुआ है? अब ये दोनों ओपन एंड है, तो ये लेमडा बाय 4, ये भी लेमडा बाय 4, ठीक है। और उसमें फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर भी थी, इसमें फ्रीक्वेंसी इवन पे भी डिफर करती है, ऑड पे भी डिफर करती है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एंटी नोड्स है, सही है। ये ऊपर चला जाएगा, ये वाली वेव ऊपर चली जाएगी, ये वाली वेव नीचे आ जाएगी, इसमें ये वाली वेव ऊपर चली जाएगी, ये वाली वेव नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए इसमें हर दफा एंटी नोड रहता है, बेशक 2f नॉट हो, 3f नॉट हो, 4f नॉट हो। बात क्लियर हुई? ये देखो ये हमने कर लिया है, पानी वाली एग्जांपल, लिटरली यही एग्जांपल की है हमने, सही है। चेंज इन प्रेशर, जहां नोड्स होंगे ना वहां सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, याद रखो। आपको ना कभी कभी चेंज इन प्रेशर का ग्राफ दे देते हैं, तो जहां एंटी नोड्स होंगे ना वहां प्रेशर जीरो होगा, जहां नोड्स होंगे वहां प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये याद रख लो, बना लेना इसको। सही हो गया। क्यों होगा मैं बताता हूँ। अब ये वाला पार्टिकल इधर पुश करेगा, ये वाला पार्टिकल इधर पुश करेगा, ये आपस में करीब आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा हो गया। इधर क्या है, ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं दूसरे से, तो प्रेशर कम हो। बात क्लियर हुई? ये कैंसल आउट होके जीरो हो जाता है और ये यहाँ पे ऐड होके टोटल हो जाता है।
सही है। अगर मैं ये वाली वीडियो पे चलाऊं, देखो इसमें हल्का सा ये मूव करता है। हल्का सा मूव क्यों करता है? ये आपस में यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से कंप्रेशन पड़ रही होती है, तो यही वाले पे प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये और ये वाला ऊपर वाला ये सारा जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर जीरो होता है, क्योंकि ये दो वेव्स होती है ना। ये मैंने आपको यही बात बताई थी, ये दो वेव्स होती हैं यूं करके। सही है। अच्छा, ये बाकी इसमें चैप्टर में चीजें वो हमने कल करनी है, इसमें से मैं सिर्फ दो चीजें निकाल लूं बस। शायद हमें परसों भी करनी पड़े, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इजी है। वैसा शो नहीं है, अगर आपको समझ आ जाए सही तरीके से। डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम कल कर लेंगे। पता है डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ना कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। उसमें आपको बेसिकली फार्मूला याद होना चाहिए, उसके अपने अपने फार्मूले हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के भी फार्मूले हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न के भी फार्मूले हैं। तो आपको फार्मूले अगर याद है ना, तो आप आराम से हर सवाल कर सकते हो। उनके अपने पास फार्मूला है, जिस तरह एफ इज इक्वल्स टू एम एक फार्मूला आपको आना चाहिए, उस तरह उसका अपना फार्मूला जो आपको आना चाहिए। सही है। बात क्लियर हुई? यस। अच्छा, एक और चीज, ओ लेवल में हमने एक चीज पढ़ी थी, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ अ वेव फ्रॉम अ स्लिट कह लो, या फॉर एग्जांपल आप बोलते हो, ठीक है, या आप खड़े हो, या आपका कमरा है, अभी कमरे में यहाँ एक दरवाजा है और यहाँ पीछे वॉशरूम है, आप यहाँ से आवाज निकालोगे, आवाज इस दरवाजे से बेंड होके अंदर जाएगी ना। इस बेंडिंग ऑफ साउंड को बेसिकली हम डेफिनेशन बोलते हैं। सवाल रहता है डेफिनेशन को आप डिफाइन करें, ठीक है। तो मार्क्स स्कीम से देख लेना। बेसिकली जहां तक मुझे याद था वो ये था कि बेंडिंग ऑफ अ वेव एंड स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव इनटू अ ज्योमेट्रिकल शैडो, ठीक है। Bending of a wave from a split bending of a wave from a slit and spreading into a geometrical shadow is called diffraction. अब डिफ्रैक्शन के लिए आपने एक बात याद रखनी है। हमने याद है ओ लेवल में ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे यूं पानी से वेव्स आ रही होती थी, ठीक है, और यहाँ पे आगे जाके वेव या यूं जा सकती थी, यूं जा सकती थी, यूं जा सकती थी, याद है? ये हमने पढ़ा था। बेसिकली इसके दरम्यान जो डिस्टेंस होता है ना, वो वेवलेंथ होता है, ठीक है। अगर तो ये वेवलेंथ इस गैप की इक्वल होगी ना, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये वेव्स आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट वेव्स आ रही है। अगर तो इनके दरमियान गैप लैम्डा है और इसके दरमियान भी गैप लैम्डा है, ठीक है, तो वेव्स सबसे ज्यादा बेंड करेंगी, ठीक है, और इनके दरमियान भी गैप लैम्डा का होगा। बात क्लियर हुई? अगर तो ये वेव्स आ रही है, ठीक है, और ये गैप है, ठीक है, अगर ये गैप जो है, गैप इज स्मॉलर देन द लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा है और ये गैप स्मॉलर है, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन कम होगी। डिफ्रैक्शन आप कह लो यूं हो जाएगी, ठीक है, ये सीधी है, फिर ये है, फिर यूं है, फिर ये है, फिर यूं है, फिर यूं है, ठीक है। ये रहेगा लैम्डा ही, लेकिन डिफ्रैक्शन कम होगी, बेंडिंग कम होगी। अगर मैं इसी तरह इस गैप को बड़ा कर दूं लैम्डा से, ठीक है, तो भी डिफ्रैक्शन कम होगी, और इस वाले के ना डिफ्रैक्शन गैप छोटे होने से और कम होगी, इसमें यूं हो जाएगी तकरीबन, ये यूं, इतनी सी बेंडिंग बस, ठीक है। ये तीन चीजें हमने याद रखनी है। इसका आप रिवर्स कर लो, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसका लैम्डा बढ़ा देता हूँ इसके गैप से, तो क्या होगा? तो ये वाली ज्यादा होगी और ये छोटी होगी, तो तकरीबन यूं करके बेंडिंग होगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैं इसका लैम्डा छोटा कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। गैप बढ़ जाएगा तो इस तरह करके बेंडिंग हो जाएगी ये वाली। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस लैम्डा को इस तरह एडजस्ट करता हूँ कि अगर ये 3 सेंटीमीटर, इसका लैम्डा भी 3 सेंटीमीटर हो गया, फिर प्रॉपर ये वाली बेंडिंग होगी। बस ये डायफ्रैक्शन है, ये ओ लेवल वाली है, ये आपको याद यहीं तक आनी चाहिए थी। ठीक हो गया। बस आज हम यहीं तक रखते हैं, 50 मिनट्स हो गए हैं। कल के अंदर अगर 50 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर खत्म होता है तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कल पाथ डिफरेंस समझाना है। पार्ट डिफरेंस के बाद मैंने आपको बताना है कि इंटरफेरेंस होती कैसे है, फिर आपको ये बताना है कि इसके दरमियान डिफरेंस कैसे होते हैं, फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला बताना है। अगर तो होता है तो ठीक है, लेकिन बेसिक इंशाल्लाह हो जाएगा। वो दोनों छोटे चैप्टर्स हैं। सबसे बड़ी स्टेशनरी वेव्स होती थी समझाना। स्टेशनरी वेव्स क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं जितना आसान कर सकता था मैंने कोशिश की है। बेस्ट। इस वीकेंड पर
कितने चैप्टर्स रहते हैं हमारे इसमें, मैं देख लूँ। मैं फोटोज में है, वेयर आर माय फेवरेट्स, यहाँ पे। हम्म, ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। अच्छा, हमारा एक और चैप्टर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि था हमारा वेव्स। कितने रह गए? एक, ये भी हम कर रहे हैं। दो, तीन, चार। सुपर पोजिशन भी हो जाएगा इस हफ्ते में इंशाल्लाह। अब हम पता है क्या करेंगे? हम करेंगे पास्ट पेपर्स ऑफ सुपरपोजिशन एंड वेव्स ऑन दिस वीकेंड। सही हो गया। और नेक्स्ट वीकेंड पे आपका टेस्ट होगा इसका, 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 इसका। और नेक्स्ट मंथ हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी, डिफॉर्मेशन एंड पार्टिकल फिजिक्स। चैप्टर एंड कोर्स विल बी डन। फिर हम उसके बाद ये शुरू कर देंगे। सही है। लेकिन इस वीकेंड पर बैठकर वी विल डू पास्ट पेपर्स ऑफ सुपरपोजिशन एंड वेव्स इकट्ठे मिलके, P1 P2। सही है। कोई चीज आज के लेसन में ना समझ आई हो बता देना। और बाय द वे, जो आपका अगला से अगला टेस्ट हुआ करेंगे ना, आपने इस टेस्ट में भी यही चीज नोट की होगी कि मैं पीछे जो जो पढ़ा हुआ है सारा कुछ दूंगा। ठीक है, ऐड होता जाएगा। तैयारी तो तभी होती है ना। आपने देखा होगा कल के सरप्राइज टेस्ट में भी यही किया मैंने।